ओके बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर तक अपन ने देखा था कि इस वाई स्क्वायर बराबर 4ax पे एक नॉर्मल की इक्वेशन इन द स्लोप फॉर्म y बराबर mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। और वो पॉइंट जहाँ पर ये लाइन इस पैराबोला को 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल थी, उस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया था वो आया था आपका am स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म, मतलब m यहाँ पर एक सिंपल पैरामीटर है, हम m की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डिफरेंट लाइन, लेकिन हमेशा इस पैराबोला पे क्या होगी, नॉर्मल होगी और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस m की कॉरेस्पॉन्डिंग बदलता जाएगा। तो अब नाउ अगर तुम्हारे पास पैराबोला की इक्वेशन आपके पास जैसा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax है, तो यानी कि अपन ने ये कॉन्सेप्ट टेंजेंट में भी पढ़ा था कि अगर मेरा पैराबोला इज चेंज हो गया है तो उसकी स्लोप फॉर्म में इज टेंजेंट की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी और नॉर्मल की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax पैराबोला की करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। आप क्या करोगे बच्चों, मैंने क्या बताया था, a को माइनस a से रिप्लेस कर दोगे, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस का 2am प्लस का am क्यूब। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए भी a को माइनस a से रिप्लेस कर दोगे तो द आंसर इज माइनस am स्क्वायर कॉमा 2am। इस तरीके से बन जाएगा। फिर अगर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू द 4ay है तो करस्पॉन्डिंग अपने पास नॉर्मल की इक्वेशन के लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन में x और y को आपस में इंटरचेंज करेंगे, लेकिन वो जो m है अब वो स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास जो तरीका था कि हम साथ में m को भी 1/m से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। नाउ यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो x इज इक्वल टू 1/my माइनस का 2a/m इज अ माइनस का a डिवाइडेड बाय m का क्यूब। और यहाँ पर इस नॉर्मल का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x और y आपस में इंटरचेंज और m को 1/m से रिप्लेस तो माइनस का 2a/m कॉमा इज अ a डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर। फिर अगर आपके पास पैराबोला का इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay है तो आप वापस से इस इक्वेशन में a को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस a से। अच्छा, पहले एक बार फिर से आप ध्यान दे लो कि यहाँ पे m एलसीएम लेंगे तो y बराबर mx, तो इस लाइन का स्लोप ऑफ पैरामीटर यही सेम m रहेगा ना। इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो x इज इक्वल टू 1/m का y प्लस 2a/m, a को माइनस a से रिप्लेस कर दिया, a/m का क्यूब हो जाएगा। और वो पॉइंट जहां पर ये नॉर्मल होगी उसके लिए इसी में a को माइनस a से रिप्लेस कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई m, 2a डिवाइडेड बाई m कॉमा इज द माइनस a डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर। तो ये इन बेसिक चार पैराबोला के लिए इस करस्पॉन्डिंग नॉर्मल की इक्वेशन होगी और वो पॉइंट जहां पर ये नॉर्मल होगी उन पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे सिंपल ले लूँ आपके लिए, अगर मेरे पास पैराबोला ही शिफ्ट हो गया y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, अगर ये शिफ्टेड पैराबोला है और उसकी आपको स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो आप स्टैंडर्ड उस नॉर्मल को भी h के यूनिट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शिफ्ट कर दो, यानी कि आंसर इज बिकम y माइनस के इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का h माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो यहाँ पे h प्लस am स्क्वायर गामा माइनस का 2am। और ऐसा ये किसी भी पैराबोला के लिए हो सकता है, ये ऐसा किसी भी पैराबोला के लिए शिफ्टेड हो सकता है। तो आप इन सभी को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट करें। स्लाइड क्लियर सभी को, जल्दी से नोट करें बच्चों, ठीक है। नाउ आगे देखें आप,
यहाँ पर आगे यहाँ पे आप देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपको स्लोप गिवन है तो आप उस पैराबोला की इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन उस करस्पॉन्डिंग पैराबोला पे इस फॉर्मेट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना। जैसे बेसिक क्वेश्चन एक बता रहा हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn to parabola y square is equal to 8x which is perpendicular to is the x plus y is equal to is the 3 yeah 2x plus y is equal to the 3. Find the equation of normal drawn to the parabola which is perpendicular to the line 2x plus 3. तो परपेंडिकुलर है इस लाइन के वो नॉर्मल, तो यानी कि इस लाइन का जैसा कि आप देख सकते हो कि स्लोप की वैल्यू -2 है, तो इस नॉर्मल लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो सीधे आपका 1/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 का x mx। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक बार लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, इस तरीके से लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू 1/2 का x और a की वैल्यू आप यहाँ पे कितना छापोगे, इज 2 छापोगे तो माइनस का 4m माइनस का 2m क्यूब। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू 2 और m का वैल्यू छापना मैं भूल गया, फिर से y इज इक्वल टू 1/2 का x माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/8, तो यानी कि y इज इक्वल टू 1/2 का x इज 2 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका दिस इज माइनस का 9/4 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू द 2x माइनस 9। ये आपकी किसकी, इस नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। और वो पॉइंट जहां पर ये इसको नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, आपको बताया गया मैंने, am स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am। तो a की वैल्यू आप यहाँ पे छाप दोगे, इज 2 तो 2 इंटू 1/4 माइनस माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 कॉमा इज माइनस का 2। वो पॉइंट जहाँ पर ये नॉर्मल है। तो कहने का मतलब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इस तरह से फिगर में थोड़ा सा फील करें, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव था, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लाइन की स्लोप अगर नॉर्मल है तो वो आपकी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइन कर रहा होगा, तो वो आपको कैलकुलेशन में भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये इस कर्व को पैराबोला को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट 1/2 कॉमा इज 2 है। ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो ये आपका PQ इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल क्या हो गई, यहाँ पे नॉर्मल हो गई। डन सभी को। और फिर से अगर किसी प्रॉब्लम में आपको Q का कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, तो कि ये नॉर्मल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सवाल आपका फिर से इस कौन से कॉन्सेप्ट से आप करोगे, इस वाले पॉइंट का पैरामीटर T1 की बात करोगे, इस वाले पैरामीटर T2 की बात करोगे, और T2 इज इक्वल टू माइनस का T1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई T1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग पॉइंट Q का यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। डन सभी को यहाँ तक। फिर अगर आगे अपन प्रोसीड करें इसको, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन नॉर्मल की बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो कि इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, उसकी बात कर रहे हैं। और उसको हम कहते हैं, हेडिंग इज अ सिंपल नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स को देखना है कि वो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए अपर के पास एक तरीका था कि नेचर देखने के लिए कि उसका d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इज इक्वल 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर d लेसर देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। हम यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स के नेचर की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल इज a(x³ + b(x² + का c(x + का d), और इट्स अज्यूम दैट कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इस नाम इसका मैंने क्यूबिक रखा। तो इस क्यूबिक के इज कितने रियल रूट होंगे वो ऑब्वियस है, इज अ रियल रूट यानी कि ये fx बराबर 0 कहाँ पे होगा या कितनी बार होगा, उसके लिए ये सब बातें इसके कोफिशिएंट्स पे क्या करेंगी, डिपेंड। तो इस f ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए, इस f ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फंक्शन कितनी जगह पे टर्न करेगा, और टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि f डैश x कहाँ पे 0 है और उसके नेबरहुड पे इसका साइन किस तरह से बदल रहा है, और उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से हमें फाइंड आउट होगा। तो f डैश x इज इक्वल टू द 3ax² प्लस का 2bx प्लस का c, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। नाउ अगर मैं ये सपोज करूं कि इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात करूं, तो इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो ऐसे जा सकता है, ये इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका ऐसे टच करके जा सकता है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका ऐसे इंटरसेक्ट करके जा सकता है। ये सभी चीजें डिपेंड करेंगी इस a और d पे, और 3 केस पैरेलल में और होंगे, उसकी बात भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैंने एज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इस फिगर में a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू लेसर देन 0 है, जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक के लिए a की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये अपने पास इस क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। अगर ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये सब तीनों ग्राफ किसके हैं, f डैश x के, ये तीनों ग्राफ आपके फिगर में किसके हैं, f डैश x के हैं। तो नाउ आगे अगर प्रोसीड करते हैं, तो अगर ये f डैश x का ग्राफ है तो इसके हर एक x कोऑर्डिनेट पे डेरिवेटिव की वैल्यू आप देख रहे हो कि कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इस f ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो आपका कैसा ग्राफ होगा बच्चों, वो ग्राफ आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और वो इंक्रीजिंग ग्राफ में वो कॉन्केव अपवर्ड होगा या कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करता है इसके डबल डेरिवेटिव के साइन पे। और अगर तुम इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो इसी के नीचे अगर मैं f डबल डैश x की बात करूं बच्चों पहले, तो वो मेरा आएगा 6ax प्लस का 2b, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। और वो स्ट्रेट लाइन अगर तुम देखोगे a पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -b डिवाइडेड बाई 3a। और ये क्वाड्रेटिक तीनों में ही इज ऐसी डबल डेरिवेटिव तीनों के लिए ही ऐसा बनेगा। तो यानी कि ये इज द सेम, इस केस में भी डबल डेरिवेटिव का ग्राफ ऐसा ही होगा, और ये पॉइंट आपका -b/2a, और इस वाले केस में भी इज अ डबल डेरिवेटिव यहीं पे 0 होगा। तो इस पॉइंट के इस पीछे की तरफ अगर तुम देखो तो डबल डेरिवेटिव की पॉइंट वैल्यू निगेटिव है, यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। जब अपन इसमें बात करेंगे तो कॉन्केव डाउनवर्ड, और इसके आगे बात अगर करेंगे तो कॉन्केव अपवर्ड, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अपनी एक बार कॉन्केविटी चेंज करेगा, और वो कॉन्केविटी जिस पॉइंट पे चेंज करेगा उस पॉइंट का वहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, वो आपका कोऑर्डिनेट का
वैल्यू कितना होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई इज अ 3a। इसको करेक्शन करना बच्चों, इसको जब 0 के बराबर करोगे और x इंटरसेप्ट देखोगे तो 3a आएगा। नाउ तो अब मैं fx के ग्राफ की यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वही वाला पॉइंट है जहां पे अपना ये डेरिवेटिव यानी कि डबल डेरिवेटिव 0 है, माइनस बी अपॉन 3a। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो चूंकि डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक कैसा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग होगा। और ये इंक्रीजिंग ग्राफ आपने देखा कि पहले कॉन्केव डाउनवर्ड था, और इस पॉइंट के आगे, इस वाले पॉइंट के आगे यानी कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें तो माइनस का b डिवाइडेड बाई 3a कॉमा f ऑफ माइनस b डिवाइडेड बाई 3a इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और इस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है वो तुम देखो कि पॉजिटिव है, यानी कि इस पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो इस तरीके से एक इज अ स्लोप होगा, जिसका स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेरिवेटिव की पॉइंट वैल्यू यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, पॉजिटिव। और ये लाइन इसको क्या कहलाएगी, टेंजेंट होगी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं। और इस पॉइंट की खास बात है कि इस पॉइंट के पीछे जो ग्राफ है वो इस टेंजेंट के नीचे होगा और इस टेंजेंट के ऊपर इसका ग्राफ होगा। जब आप सेकेंड वाले केस में इस f ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो आप फिर से देखोगे कि डेरिवेटिव हमेशा आपके लिए कैसा नंबर है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है यानी कि ग्राफ फिर से इसका हमेशा इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, और इस ग्राफ का भी कॉन्केविटी उसी सेम पॉइंट पे चेंज होगी। लेकिन इस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये होगा कि जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर इस एफ डैश की पॉइंट वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, 0 हो रही है। मींस यहाँ पर जो ग्राफ जाएगा वो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नीचे, और यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, और ये लाइन इस पॉइंट पे क्या होगी बच्चों, टेंजेंट का बिहेव करेगी। और इस वाले पॉइंट का फिर से कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस बी अपॉन 3a कॉमा f ओवर माइनस बी अपॉन 3a होगा। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया जहां पे अपन बोलेंगे कि इस कॉन्केविटी चेंज कर रही थी, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसका स्लोप वहां पर इज इक्वल टू 0 होगा। और ऐसा हम उस ग्राफ के लिए बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब। आपको याद होगा कि एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या करते हुए जाता था, टच करते हुए जाता था। जब थर्ड वाले ग्राफ में आप इसे देखोगे आपके पास ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ये आपके पास अल्फा और बीटा है, इस जहां पे एफ डैश एक्स के क्या है, जीरोस है। और इस अल्फा माइनस इंफिनिटी से अल्फा में डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स जिस फंक्शन का वो डेरिवेटिव है वो फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। अल्फा से बीटा में ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, और बीटा से इंफिनिटी में वापस से ये फंक्शन आपका क्या होगा, इज इंक्रीजिंग होगा। तो थर्ड वाले केस में अगर हम इस f ऑफ x के ग्राफ का नेचर देखेंगे तो वो f ऑफ x के ग्राफ का जो नेचर आएगा वो आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपका ऐसे पहले इंक्रीज करेगा और फिर यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा होगा। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बीटा
होगा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा होगा, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट अगर जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज करेगी वो वाला पॉइंट आपका -b/3a होगा, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज एफ माइनस का b/3a कॉमा एफ ओवर माइनस का b/3a। ये वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और वो इस ग्राफ में इनफैक्ट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर इस अल्फा और बीटा का क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मिड पॉइंट होता है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ 2 बार टर्न करेगा, यहाँ पे ग्राफ 2 बार टर्न करेगा। तो ये अपन ने केवल ग्राफ का नेचर देखा, अभी रूट की बात नहीं किया। ये अपन ने कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा और बीटा किसके रूट है, अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0, क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है। डन यहाँ पे। नाउ अगर नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, इज अ नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, तो चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के या किसी भी पॉलिनोमियल्स के ऑल द रूट्स आर रियल हो, ये कहना हमेशा सही नहीं है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप नोटिस करो बच्चों कि अगर इस ग्राफ को एक्स एक्सिस कितने जगह पे कट करके जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये ग्राफ को हमेशा एक जगह पे ही कट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं केवल एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इज 0 के बराबर होगी। तो फर्स्ट केस जब ए पॉजिटिव और ए निगेटिव में ये ग्राफ इस तरह से बदल जाएगा, और ये इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग हो जाएगा, केवल ये चेंजेस आएगा। तो अगर अपन नेचर ऑफ रूट्स फर्स्ट केस में देखें तो वो इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर गया। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट की बात अगर करें एफ डैश एक्स बराबर 0 के डी की, तो वो 4b² माइनस का 12ac। तो मेरा आपसे कहना है कि 4b² माइनस का 12ac अगर आपका लेसर देन 0 है, तो आप कह सकते हो कि 1 रियल रूट आपको मिलेगा, एंड अदर 2 आर आपका क्या होगा, इज अ कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्यों होगा बच्चों, क्योंकि उस केस में एक्स एक्सिस इस ग्राफ को हमेशा और हमेशा केवल एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। जब आपने सेकंड केस में देखा बच्चों कि जब d की वैल्यू 0 हो जाए, जब d की वैल्यू 0 हो जाए, तब भी तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तब भी एक्स एक्सिस इसको एक ही जगह पे कट करेगा। लेकिन जब एक्स एक्सिस इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करेगा, तो यानी कि ये यहाँ पे टच करके ग्राफ एक्स एक्सिस को जाएगा, तो ये जो रूट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटेड रूट हो जाएगा। और वो रिपीटेड रूट का एक सिंपल सा एग्जांपल परफेक्ट क्यूबिक हो जाएगा, एक्स क्यूब में जैसा होता है। इस पॉइंट के अलावा अगर एक्स एक्सिस कहीं से भी पास करेगा, तो वो इस ग्राफ को एक एंगल पे कट करेगा। तो उस केस में आपको फिर से 1 रियल रूट एंड अदर 2 आर द क्या मिलेगा, इज अ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। और वो जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो अगेन कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेंगे, क्योंकि ये कोफिशिएंट जो ए बी सी डी अपन ने कंसिडर किया है वो यहाँ पे क्या है, रियल। अगर रियल कोफिशिएंट का कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट उसके कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। नाउ द सेकंड केस में मैं लिखूंगा 4b² माइनस का 12ac अगर 0 हो जाए,
और इसमें मैं दो केस की बात करूंगा कि f ऑफ माइनस बी अपॉन 3a की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि ये पॉइंट वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस यहीं से पास कर रही है, तभी तो y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो उस केस में मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा बच्चों कि द 3 रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पे बात करोगे f ऑफ माइनस बी अपॉन 3a इज नॉट इक्वल टू 0 के केस में बात करोगे, तब उस केस में आपको फिर से वो एक्स एक्सिस इस कर्व को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप कह सकते हो इस केस में आपको फिर से 1 रियल रूट एंड is the other 2 are complex। तो इस केस में और इस केस में थोड़ा सा अंतर होगा जब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से, इस केस में अपन अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से भी एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वहां पे स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है, और स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है तो उस पॉइंट पे आपको रिपीटेड रूट नहीं मिलेगा। फिर अगर यहाँ पे इसके आगे अपन इसको प्रोसीड करें, यहाँ तक सभी लोग नोट डाउन कर ले। इसके थर्ड केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसके थर्ड केस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। जब आपका क्या है d की वैल्यू पॉजिटिव है, d यानी कि 4b स्क्वायर माइनस का 12ac की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने देखा कि ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, प्लॉट होगा xy प्लेन में। अगर ये ग्राफ xy प्लेन में प्लॉट होगा तो आप ये समझ सकते हो कि अगर x एक्सिस इसको यहाँ से पास करेगी तो ग्राफ को कितनी जगह पे कट करेगी, केवल एक पॉइंट पे। यानी कि उस केस में आप मेरे से बोलोगे कि कितने रियल रूट आपको मिल रहे हैं, एक। जब आपकी x एक्सिस इस लोकल मिनिमा के भी नीचे वाले पॉइंट से पास करेगी, तब उस केस में भी आपको एक ही रियल रूट मिलेगा। जब आपकी x एक्सिस इस पॉइंट से पासेस थ्रू हो जाएगी, टच करते हुए जाएगी, तो टच करने में यहाँ पे रिपीटेड रूट हो गया और एक ये रूट हो गया, तो यहाँ पे जो रिपीटेड होगा वो कितनी बार होगा, एक काउंटिंग यहाँ हो गई और 3 है तो बच्चे हुए 2 रूट यहाँ पे कम से कम रिपीट होंगे क्योंकि टच कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा और ये गामा एक रूट हो जाएगा। जब आपकी एक्स एक्सिस इस तरीके से टच करके हुए जाएगी तो एक रूट आपका बीटा, दूसरा रूट भी बीटा और तीसरा रूट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट गामा हो जाएगा। और जब आपका यहाँ से एक्स एक्सिस इस अल्फा और बीटा के बीच लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बीच में से पास करेगी, तब उस केस में आप कहोगे कि इज अ 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एज अ एक्स एक्सिस जब यहाँ पे पास कर रही है, ध्यान से देखना बच्चों, जब पहला केस मैं कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस जब इज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बीच में से पास कर रही है, तब मैं कहूँगा कि यहाँ पे बच्चों एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ अल्फा यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव और ये वाई कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव। तो यानी कि इसमें पहला केस, केस 1 अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ बीटा अगर लेसर देन 0 है, तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सभी को क्लियर, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। जब आपका एक्स एक्सिस इसी पॉइंट से पास कर जाए और इसी रूट से आइदर यहाँ से पास कर जाए और यहाँ से पास कर जाए, मीन्स आइदर एफ ऑफ अल्फा 0 हो जाए और या एफ ऑफ बीटा 0 हो जाए। अल्फा बीटा किसके रूट है, उस डेरिवेटिव के रूट है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के रूट है। यहाँ पे ये बात ना भूलें आप।
तो सेकंड केस की अगर मैं बात करूंगा, केस 2 मैं लिखूंगा कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर इक्वल द 0 है, तो उस केस में आपको 3 रियल रूट तो मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ 3 इज द 2 आर क्या होंगे, इक्वल। आउट ऑफ 3 द 2 आर क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, एंड 1 इज अ डिफरेंट होगा, एंड थर्ड वन इज डिफरेंट होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, क्योंकि टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो रिपीटेड रूट होगा, और टच करने में यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि एक रूट तो यहाँ पे मिल गया, तो टच यानी कि रिपीटेड रूट तो 2 बार ही हो पाएगा। तो 3 रूट होंगे जिसमें से 2 आपस में इक्वल होंगे, और वो 2 रूट अल्फा या बीटा ही होंगे, और तीसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर केस 3 की बात किया जाए कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा आपका इज ग्रेटर देन 0 है, और ऐसा कब होगा आप देखो, जब आपकी एक्स एक्सिस अगर ऐसे पास कर जाए, तो इस वाले पॉइंट पे पॉइंट एफ ऑफ अल्फा इस एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट यानी कि निगेटिव नंबर हो गया, ये वाला पॉइंट भी इस एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि ये नंबर भी निगेटिव हो गया, और निगेटिव निगेटिव आपका क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अगर आपको एक्स एक्सिस ऐसे पास कर जाए, अगर एक्स एक्सिस ऐसे पास कर जाए, तब इस केस में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट वैल्यू पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में आपको फिर से वही स्टेटमेंट में लिखूंगा, 1 रियल एंड अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स। ये बात सभी को समझ में आई। तो इस तरीके से अपन नेचर ऑफ द रूट ऑफ द किसकी बात करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स की क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। डन सभी को। तो मेरा कहना है कि ए की वैल्यू निगेटिव होगी बच्चों, तो ये ग्राफ जो ऐसे इंक्रीजिंग करके जा रहा है, ये पूरा ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये ग्राफ भी डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये ग्राफ में पहले फिर लोकल मिनिमा आएगा, और फिर यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आएगा। तो किसी भी क्यूबिक के नेचर ऑफ द रूट के लिए ये कंडीशन हम लोग ने जो यहाँ पे लिखी थी 3 इंडिविजुअल ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, उसकी बात कही है। और वो कोफिशिएंट बी सी डी पर क्या करता है, ए बी सी डी पे डिपेंड करता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग